तो दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है शिकागो के रिगली इलाके से, जहां हम देखते हैं हेनरी नाम के एक लड़के को जो अपने दोस्तों जॉर्ज और क्लार्क के साथ भागा जा रहा है बेसबॉल फील्ड की तरफ। असल में आज स्कूल टीम का एक बहुत जरूरी मैच होने वाला है और ये हेनरी के लिए टीम का स्टार्टिंग प्लेयर बनने का सुनहरा मौका हो सकता है। रास्ते में वो अपनी माँ मेरी से मिलता है जो उसे लक विश करती है और उसकी तरफ इस्तेमाल करने के लिए एक सनस्क्रीन फेंकती है। लेकिन हेनरी उस सनस्क्रीन को कैच तक नहीं कर पाता, जिससे साफ पता चलता है कि एक प्रोफेशनल प्लेयर बनने के अपने सपने को पूरा करने के लिए उसे अभी भी बहुत ट्रेनिंग की जरूरत है। खैर, फील्ड पर पहुंचकर लड़का बेंच पर बैठा होता है और आखिरकार उसे खेलने का मौका मिल ही जाता है, क्योंकि जो मेन कैचर होता है उसे जुकाम की वजह से छींकें आने लगती हैं। हेनरी मैदान में उतरता है और जैसे ही बॉल को हिट किया जाता है वो उसे पकड़ने के लिए दौड़ता है, लेकिन सीधा जाकर फेंस से टकरा जाता है और जमीन पर गिर पड़ता है। और मामला तब और बिगड़ जाता है जब गिरने से उसकी टोपी उसकी आंखों पर आ जाती है और जब तक वो बॉल पकड़ पाता है वो उसे सीधा बाउंड्री के बाहर फेंक देता है। उसकी इसी एक गलती की वजह से स्कूल की टीम एक पॉइंट से हार जाती है और हेनरी को अगले गेम्स के लिए बेंच पर ही बैठना पड़ता है। इस हार के अलावा जब लड़का घर लौटता है तो उसे अपनी माँ के नए बॉयफ्रेंड जैक से भी निपटना पड़ता है। हेनरी को ये रिश्ता बिल्कुल पसंद नहीं है, क्योंकि उसे अब भी अपने पिता की याद आती है और इसीलिए वो हर गेम में उनका पुराना बेसबॉल ग्लव पहनकर जाता है। अगले दिन लड़का स्कूल जाता है, जहां वो बेकी से मिलता है जो एक स्टूडेंट है और हेनरी उसे पसंद करता है। ब्रेक के दौरान हेनरी उससे बात करने की हिम्मत जुटाता है, लेकिन तभी बेसबॉल टीम का एक प्लेयर गेम में की गई गलती के लिए हेनरी का मजाक उड़ाना शुरू कर देता है। वो उसे चुनौती भी देता है कि वो बेसबॉल उठाकर फील्ड की तरफ फेंके। अब बेकी को इम्प्रेस करने के लिए हेनरी पूरी रफ्तार से दौड़ता है, लेकिन तभी उसका पैर जमीन पर पड़ी एक दूसरी बॉल पर पड़ जाता है और वो सीधा अपने दाहिने हाथ के बल गिर पड़ता है। इस एक्सीडेंट की वजह से हेनरी का कंधा डिसलोकेट हो जाता है और प्लास्टर की वजह से उसे अपना हाथ ऊपर उठाए रखना पड़ता है। अगले 4 महीनों तक लड़के के बेसबॉल खेलने पर पाबंदी लग जाती है और उसे अपने हाथ को इसी पोजीशन में रखने की आदत डालनी पड़ती है, जिस वजह से वो पूरे स्कूल में मजाक का पात्र बन जाता है। रिकवरी के बाद हेनरी डॉक्टर के पास वापस जाता है, जो उसका प्लास्टर हटाता है और उसे अपने हाथ को हिलाकर देखने के लिए कहता है। ऐसा लगता है कि इलाज ने काम कर दिया है, लेकिन जैसे ही लड़का अपना हाथ नीचे करता है वो जोरों से जाकर डॉक्टर की नाक पर लगता है और ये फोर्स कुछ ज्यादा ही थी। हेनरी इसके लिए माफी मांगता है, लेकिन डॉक्टर को लगता है कि रिकवरी की वजह से उसके टेंडन पहले से ज्यादा मजबूत हो गए हैं। अपॉइंटमेंट के बाद मैरी अपने बेटे को वापस ले जाती है, लेकिन पहले वो हेनरी, क्लार्क और जॉर्ज को वहां की लोकल टीम शिकागो कब्स का मैच देखने के लिए 3 टिकट देती है। तीनों उसे गिफ्ट के लिए थैंक्स कहते हैं और भागकर रिगली स्टेडियम पहुंच जाते हैं, जहां वे मैदान पर अपने फेवरेट प्लेयर पिचर चैड स्टीडमैन को देखते हैं। चैड को पहले उसकी तेज पिचों की वजह से रॉकेट के नाम से जाना जाता था, लेकिन जब से उसके कंधे में चोट लगी है वो पहले जैसा नहीं रहा। जैसे ही खेल शुरू होता है, चैड एक स्ट्राइक फेंकने की कोशिश करता है, लेकिन बॉल हिट हो जाती है और स्टैंड्स में सीधे जॉर्ज के पैरों के पास जाकर गिरती है। स्टेडियम के नियमों के मुताबिक ऑपोजिट टीम की हिट की गई बॉल को वापस फेंकना होता है, लेकिन जॉर्ज ये काम हेनरी को करने देता है। लड़का मान जाता है और बॉल फेंकने की तैयारी करता है, लेकिन तभी उसे अपने दाहिने हाथ से एक अजीब सी ताकत आती हुई महसूस होती है। फिर जैसे ही वो बॉल फेंकता है, बॉल एक जबरदस्त रफ्तार से निकलती है और पलक झपकते ही कैचर के ग्लव में पहुंच जाती है। आसपास मौजूद हर कोई हैरान रह जाता है और उस लड़के से बात करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन हेनरी इस सारे अटेंशन से घबरा जाता है और स्टेडियम से भाग जाता है। इसके बावजूद उसका ये जबरदस्त थ्रो टीम मैनेजर लैरी फिशर के कानों तक पहुंच जाता है और वो अपने असिस्टेंट को ये पता लगाने के लिए भेजता है कि आखिर ये लड़का है कौन। इस बीच हेनरी और उसके दोस्त घर लौटते हैं और उसकी पिचों में आई इस नई ताकत को टेस्ट करने का फैसला करते हैं। बिल्कुल स्टेडियम की तरह ही वो इतनी जोर से बॉल फेंकता है कि क्लार्क और जॉर्ज मुश्किल से ही बॉल को गुजरते हुए देख पाते हैं। उनके अलावा मेरी भी जैक के साथ घर आ चुकी होती है, जो हेनरी का टैलेंट देखकर उसका एजेंट बनने का फैसला करता है और शिकागो कब्स से कांटेक्ट करता है। अगले दिन जैक हेनरी को टीम के कोच साल मार्टिनेला से मिलवाता है और वे उसकी पिच को टेस्ट करने के लिए स्टेडियम जाते हैं। एक स्पीड गन का इस्तेमाल करते हुए साल को पता चलता है कि लड़का 100 मील प्रति घंटे से ज्यादा की रफ्तार से बॉल फेंक सकता है। इस टैलेंट को देखते हुए मैनेजर फिशर उसे शिकागो कब्स के सबसे नए प्लेयर के तौर पर साइन कर लेता है और उसे अगले गेम की स्टार्टिंग लाइनअप में डाल देता है। अपने पहले मैच के दिन हेनरी और उसके दोस्त खुद को इंट्रोड्यूस कराने के लिए रिगली स्टेडियम जाते हैं, लेकिन वहां का जेनिटर कहता है कि अंदर सिर्फ प्लेयर्स को ही जाने की इजाजत है। जॉर्ज और क्लार्क को मजबूरन बाहर ही रुकना पड़ता है, जबकि हेनरी को टीम के लॉकर रूम में ले जाया जाता है। वहां पहुंचकर वो प्लेयर्स से मिलने के लिए बहुत एक्साइटेड होता है, खासकर चैड रॉकेट से। हालांकि टीम वाले एक बच्चे को अपने साथी के तौर पर पाकर ज्यादा खुश नहीं होते और वो उसे नजरअंदाज करते हैं, लेकिन हेनरी को इसकी कोई परवाह नहीं होती और जैसे ही वो अपनी यूनिफॉर्म पहनता है वो न्यूयॉर्क मेट्स के खिलाफ होने वाले बड़े गेम के लिए दौड़ पड़ता है।
स्टेडियम खचाखच भरा होता है, खेल शुरू होता है और चैड पिच हिट करने की कोशिश करता है, लेकिन उन सभी को विरोधी टीम का बैटर वापस लौटा देता है। इस वजह से फैंस हेनरी को बुलाने लगते हैं और फिशर कोच को कॉल करके रॉकेट की जगह उस लड़के को लाने की डिमांड करता है। हेनरी को तो यकीन ही नहीं होता और वो मैदान पर जाता है, जहां वो खुद को फैंस की भीड़ से घिरा हुआ पाता है। आखिरकार खेल फिर से शुरू होता है और अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करते हुए हेनरी बॉल फेंकता है, लेकिन वो उतनी तेज नहीं होती और बैटर उसे बिना किसी मुश्किल के हिट कर देता है। विरोधी टीम पॉइंट स्कोर कर लेती है और अब दूसरी पिच का टाइम आता है, लेकिन हेनरी घबराने लगता है और बॉल फेंकते हुए लगभग अपनी ही टीम के कैचर को हिट कर देता है। हालात बद से बदतर होते जाते हैं और लड़का एक ऐसी पिच फेंकता है जिसे बैटर फिर से हिट कर देता है, जो पॉइंट स्कोर करने के लिए पूरे फील्ड में दौड़ पड़ता है। किस्मत से कैचर्स उस बैटर के थर्ड बेस तक पहुंचने से पहले ही उसे पकड़ लेते हैं, जिससे शिकागो कब्स के लिए वो पॉइंट बच जाता है। घरेलू टीम लेकिन बाल जीत जाती है। हेनरी को अभी भी ट्रेनिंग की जरूरत होती है और साल ये काम चैड को सौंप देता है। वो प्लेयर एक टीनेजर को सिखाने से मना कर देता है, लेकिन उसे चेतावनी दी जाती है कि अगर वो ऐसा नहीं करेगा तो उसे टीम से निकाल दिया जाएगा। अगले दिन हेनरी स्कूल लौटता है और भले ही उसका परफॉर्मेंस सबसे अच्छा नहीं था, लेकिन सभी स्टूडेंट्स खासकर बेकी इस बात से इम्प्रेस्ड होते हैं कि वो एक प्रोफेशनल टीम में है। फिर भी लड़का बस अपने दोस्तों के साथ एक नॉर्मल लाइफ जीना चाहता है और क्लास के बाद तीनों एक नाव बनाने का अपना प्रोजेक्ट शुरू करते हैं। कुछ घंटों बाद हेनरी स्टेडियम लौटता है, जहां चैड ट्रेनिंग शुरू करने के लिए उसका इंतजार कर रहा होता है। हालांकि उसे ये आइडिया पसंद नहीं आता, लेकिन चैड को एहसास होता है कि लड़के में दम है और उसकी पिचें उसे उसके सुनहरे दिनों की याद दिलाती हैं। आखिरकार शिकागो कब्स की टीम एक और गेम के लिए निकलती है, इस बार सैन फ्रांसिस्को जायंट्स के खिलाफ। पहले की तरह ही चैड के लिए चीजें ठीक नहीं चलती और उसे फिर से हेनरी से रिप्लेस करने की जरूरत पड़ जाती है। ये साबित करने के लिए कि ट्रेनिंग काम कर गई है, लड़का अपनी पोजीशन लेता है, लेकिन जब वो बॉल फेंकता है तो वो सीधा विरोधी बैटर के पैर पर जाकर लगती है। ऐसा लगता है कि लड़का अपनी घबराहट की वजह से लगातार गलतियां कर रहा है और चैड हेनरी से बात करने के लिए मैदान में आने का फैसला करता है। वो उसे बताता है कि डर उसकी हस्ती का सिर्फ एक हिस्सा है और उसे सबसे अच्छी पिच फेंकने के लिए हिम्मत को खुद पर हावी होने देना होगा। ये कहने के बाद चैड मैदान से चला जाता है, लेकिन उसने जो कुछ भी कहा था वो सब उसी वक्त बनाकर बोला गया था और उसे नहीं पता था कि उसकी सलाह का कोई फायदा हुआ भी है या नहीं। जैसा कि उसे डर था, हेनरी को भी समझ नहीं आया कि उस आदमी का क्या मतलब था, लेकिन ब्रेक खत्म हो चुका होता है और उसे थ्रो करना ही पड़ता है। लड़का फिर बॉल फेंकता है, जिसे ऑपोजिट प्लेयर हिट तो करता है, लेकिन वो ज्यादा ऊंचाई तक नहीं पहुंच पाती। इसकी बदौलत शिकागो कब्स के कैचर्स टाइम पर बॉल को पकड़ लेते हैं और फर्स्ट और सेकंड बेस बचा लेते हैं, जिसे जायंट्स को स्कोर करने से रोक दिया जाता है। ये पिच हेनरी के साथ ही प्लेयर्स को इम्प्रेस कर देती है और आखिरकार उसे खुद पर थोड़ा भरोसा होने लगता है। फिर एक और पिच फेंकने का टाइम आता है और इस बार लड़का बॉल को सीधा कैचर की तरफ फेंकता है, जिससे ऑपोजिट टीम के खिलाफ एक स्ट्राइक स्कोर हो जाता है। दूसरी पिच पर हेनरी फिर से बैटर को कोई मौका नहीं देता और आखिरकार वो एक तीसरा स्ट्राइक फेंकता है, जिससे खेल खत्म हो जाता है और टीम की जीत पक्की हो जाती है। पूरी शिकागो कब्स टीम लड़के को बधाई देने के लिए दौड़ पड़ती है और इस सीजन में पहली बार टीम ने लगातार 2 गेम जीते होते हैं। खेल के बाद टीम लॉकर रूम में चेंज करने जाती है और अपने लॉकर को देखते वक्त हेनरी को रॉकेट का ऑटोग्राफ किया हुआ एक बॉल मिलता है। लड़का अपने आइडल के इस जेस्चर से खुश हो जाता है, जो धीरे धीरे टीम के इस नए प्लेयर से जुड़ता जा रहा था। उसके बाद हेनरी स्टैंड्स में मैरी के बगल में अपने दोस्तों से मिलता है और वे तीनों स्टेडियम के बीच में ही एक गेम खेलते हैं। इस बीच रॉकेट उन लड़कों को खेलते हुए देखता है और हेनरी की मां से टकराता है, जो गेम के दौरान उसके बेटे को सलाह देने के लिए उसे थैंक्स कहती है। रॉकेट ये सुनकर खुश होता है और कहता है कि हेनरी एक अच्छा बच्चा है, जिसमें भविष्य में एक शानदार पिचर बनने का टैलेंट है। एक और दिन बीत जाता है और लड़का एयरपोर्ट जाता है, क्योंकि अगला गेम लॉस एंजल्स के स्टेडियम में होना था। हेनरी के प्लेन में चढ़ने से पहले मैरी अपने बेटे को अलविदा कहती है और फिर से सनस्क्रीन फेंकती है। इस बार लड़का उसे आसानी से पकड़ लेता है और ट्रिप पर टीम के साथ शामिल हो जाता है। वो प्लेन में चैड के बगल में बैठता है। सफर के दौरान हेनरी उसे ऑटोग्राफ वाली बॉल के लिए थैंक्स कहता है और बताता है कि रॉकेट हमेशा से उसका सबसे बड़ा आइडल रहा है। हालांकि वो प्लेयर उसे रॉकेट न बुलाने के लिए कहता है, क्योंकि कंधे की चोट के बाद से वो अब तेज बॉल नहीं फेंक सकता। चैड ये भी कहता है कि सर्जरी के बावजूद उसे डर है कि अगर उसने खुद पर ज्यादा जोर डाला तो उसकी कंधे की चोट और बढ़ जाएगी और वो हमेशा के लिए इस खेल से दूर हो जाएगा। फिर भी हेनरी उस प्लेयर की तारीफ करता रहता है और लॉस एंजल्स पहुंचने के बाद सभी एक और बड़े गेम के लिए आगे बढ़ते हैं। ये गेम लॉस एंजलिस डॉजर्स के खिलाफ होता है और एक बार फिर हेनरी अपने टैलेंट से सभी को इम्प्रेस कर देता है। सैल तब लड़के की स्किल्स को और आजमाने का फैसला करता है और कहता है कि इस बार वो एक बैटर के तौर पर खेलेगा। चैड को यह आइडिया अच्छा नहीं लगता, क्योंकि हेनरी के पास अभी उतना एक्सपीरियंस नहीं है और एक फेंकी गई बॉल किसी सीरियस एक्सीडेंट का कारण बन सकती है।
फिर भी सैल उसे जाने का ऑर्डर देता है, इसलिए चैड लड़के को शांत करने की कोशिश करता है और हेनरी को बताता है कि वो बैट को नीचे रखे और अपनी नजर बॉल पर बनाए रखे। हेनरी फिर अपनी पोजीशन लेता है और भले ही वो सिर्फ एक बच्चा है, लेकिन टीम के पिचर को इसकी कोई परवाह नहीं होती और वो अपनी सबसे अच्छी पिच फेंकता है। जैसा कि उम्मीद थी, हेनरी बॉल से डर जाता है और बल्ला घुमाता है पर चूक जाता है, जिससे उसे अपना पहला स्ट्राइक मिलता है। पिचर उस पर दबाव बनाना जारी रखता है, लेकिन तीसरी पिच पर वो बॉल को स्ट्राइक जोन से दूर फेंक देता है। इस वजह से एक फाउल हो जाता है और हेनरी को फायदा मिलता है और वो फर्स्ट बेस तक आगे बढ़ पाता है। शिकागो कब्स तब एक दूसरा बैटर चुनते हैं और ऑपोजिट टीम को डिस्टर्ब करने के लिए हेनरी पिचर को ताने मारना शुरू कर देता है। इस वजह से पिचर अपना कंसंट्रेशन खो देता है और एक खराब पिच फेंकता है, जिसे शिकागो का बैटर हिट कर देता है। इसकी बदौलत हेनरी फर्स्ट बेस से दौड़ता है और जितनी तेजी से हो सके थर्ड बेस तक जाता है और एक बार फिर विनिंग पॉइंट स्कोर कर लेता है। इस खेल के बाद शिकागो कब्स पूरे सीजन में अनडिफीटेड बन गए और हेनरी के टैलेंट की बदौलत उन्हें वर्ल्ड सीरीज में मुकाबला करने का मौका मिल गया। एक और गेम से लौटने पर मैरी एयरपोर्ट पर अपने बेटे से मिलने जाती है, लेकिन खुद को कई जर्नलिस्ट से घिरा हुआ पाती है। खुशकिस्मती से चैड हेनरी को प्रेस से निकलने में मदद करता है और दोनों मैरी के साथ लिमोसिन की तरफ भागते हैं। वहां से वे टीम द्वारा ऑर्गेनाइज की गई एक पार्टी में जाते हैं और हेनरी मैरी और छेड़ को अकेला छोड़ने का मौका ढूंढता है। धीरे धीरे वे दोनों करीब आते हैं, जिससे जैक को बहुत जलन होती है। पार्टी के बीच में फिशर उससे बात करने जाता है और बताता है कि उसे हेनरी को यांकीज को $25 मिलियन में बेचने का ऑफर मिला है। इतना ही नहीं, जैक को 10% कमीशन भी मिलेगा और वो एजेंट इस शर्त पर मान जाता है कि चैड को टीम से हटा दिया जाए। फिशर शर्तें मान लेता है और अगली सुबह हेनरी एक टीवी कमर्शियल शूट करने के लिए चला जाता है, इस बात से अनजान कि क्या हो रहा है। अपनी पॉपुलैरिटी की वजह से लड़का अपने दोस्तों से दूर हो गया होता है और नाव को असेंबल करने के लिए पहुंचने में उसे देर हो जाती है। जब वो झील पर पहुंचता है तो वे दोनों पहले ही सब कुछ खत्म कर चुके होते हैं और जॉर्ज हेनरी का सामना करता है और कहता है कि उसने अपनी फेम की वजह से उनकी दोस्ती को भुला दिया है। इसके अलावा वो कहता है कि लड़का टीम में सिर्फ अपने हाथ के एक्सीडेंट की वजह से शामिल हुआ, जिससे हेनरी को गुस्सा आ जाता है और दोनों लड़ने लगते हैं। बड़ी मुश्किल से क्लार्क उन दोस्तों को अलग करता है, लेकिन जॉर्ज और हेनरी अपनी दोस्ती खत्म कर देते हैं और लड़का लॉकर रूम में वापस चला जाता है। हालात तब और बिगड़ जाते हैं जब चैड को फिशर द्वारा बुलाया जाता है, जो उसे टीम से निकालने की घोषणा करता है। वो कहता है कि वो प्लेयर के अपनी पीक पर लौटने का इंतजार करते करते थक गया है और उसे अपने कॉन्ट्रैक्ट के खत्म होने तक बेंच पर रहने का ऑर्डर देता है। चैड अपनी निराशा मुश्किल से ही छिपा पाता है, लेकिन वो फिर भी हेनरी से ये बात छुपाकर रखता है और ट्रेनिंग के आखिर में वो उसे घर वापस ले जाता है। वहां पहुंचकर लड़का जैक से मिलता है, जो उसे कपड़े बदलने के लिए कहता है क्योंकि उन्हें एक फोटोशूट के लिए जाना होता है। हालांकि लड़का मना कर देता है और कहता है कि वो इन सब आउटिंग से थक गया है और अपने दोस्तों के साथ टाइम बिताना चाहता है। जैक अपना आपा खो देता है और उसे बात मानने का ऑर्डर देता है, लेकिन हेनरी पलटकर जवाब देता है और कहता है कि वो उसका पिता नहीं है। जैक जवाब देता है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता और यहाँ तक कह देता है कि मैरी को भी नहीं पता होगा कि लड़के का असली पिता कौन है। लेकिन उसे ये अंदाजा नहीं था कि मैरी ने सब कुछ सुन लिया था और गुस्से में वो रिश्ता खत्म कर देती है और उसे घर से निकाल देती है। जैक जिद करता है, लेकिन वो उसके चेहरे पर एक मुक्का मारकर जवाब देती है और उस पागल को वहां से भगा देती है। हेनरी अपनी मां की हिम्मत देखकर इम्प्रेस्ड रह जाता है, लेकिन जैसे ही वो शांत होती है, वो अपने बेटे को उसके पिता के बारे में बात करने के लिए बुलाती है। हालांकि हेनरी कहता है कि उसे पहले से ही पूरी कहानी पता है कि कैसे जब वो प्रेग्नेंट हुई तो उन्होंने मैरी को छोड़ दिया था। फिर भी लड़का कहता है कि उसे इसकी कोई परवाह नहीं है, क्योंकि वो अपनी मां की कोशिशों को समझता है और वो हमेशा उसकी सबसे बड़ी मिसाल रहेंगी। मैरी हेनरी की बातों से इमोशनल हो जाती है और अपनी मां के साथ सुलह करने के बाद वो अपने दोस्तों के साथ भी ऐसा ही करने का फैसला करता है। कुछ मिनटों बाद वो उन दोनों को झील पर पाता है, जो उस मोटर से नाव को असेंबल करने का काम खत्म कर रहे होते हैं, जिसे जॉर्ज अपने पिता के यहाँ से लाया था। हेनरी को देखकर जॉर्ज अभी भी नाराज लगता है, लेकिन वो अपने दोस्त को एक साथ नदी पार करने के लिए इनवाइट करता है। हेनरी मान जाता है और तीनों नदी पार करने के लिए नाव की मोटर स्टार्ट करते हैं। तभी उन्हें किनारे पर बेकी अपने हाई स्कूल के दोस्तों के साथ मिलती है। बिना किसी झिझक के हेनरी उसे भी साथ आने के लिए इनवाइट करता है और ग्रुप पूरी दोपहर नदी में मजाक मस्ती करता रहता है। हेनरी को एहसास होता है कि उसे उन लोगों पर ध्यान देने की जरूरत है जिनकी वो परवाह करता है। अगली सुबह लड़का शिकागो कब्स स्टेडियम जाता है। वो फिशर के अंकल और टीम के मालिक बॉब कार्सन से बात करता है और उन्हें मौके के लिए थैंक्स कहता है, लेकिन साथ ही बताता है कि वो दूसरी चीजों पर फोकस करने के लिए ग्रुप छोड़ देगा। लड़के का टैलेंट जानने के बावजूद बॉब उसके फैसले को मान लेता है और उसे वर्ल्ड सीरीज में जगह पाने के लिए आखिरी गेम में हिस्सा लेने के लिए कहता है। हालांकि हेनरी को यांकीज को उसे बेचे जाने की बातचीत के बारे में पता चल जाता है।
ये सुनते ही मिस्टर बॉब कहते हैं कि उन्हें इस सौदे के बारे में नहीं पता था और उन्हें पता चलता है कि ये सब फिशर और जैक का प्लान था। ये जानते ही वो अपने भतीजे को मैनेजर की पोजीशन से निकाल देते हैं और हेनरी से कहते हैं कि शिकागो कब्स टीम में उसका हमेशा स्वागत किया जाएगा। इसके अलावा चैड को भी स्टार्टर के तौर पर वापस बहाल कर दिया जाता है और वो आखिरी गेम में स्टार्टिंग पिचर होगा। ये जानकर चैड घबरा जाता है, लेकिन हेनरी उसे मोटिवेट करता है और कहता है कि ये सबके सामने अपनी कीमत साबित करने का उसका आखिरी मौका है। अगला गेम वर्ल्ड सीरीज में जगह बनाने के लिए फिर से मेट्स के खिलाफ होना था। बड़े दिन पर दोनों टीमें मैदान में उतरती हैं और खेल की शुरुआत चैड की पहली पिच से होती है। सालों की अनिश्चितता के बाद वो प्लेयर इस मौके को बर्बाद न करने का फैसला करता है और पिच फेंकने के लिए अपनी सारी स्किल का इस्तेमाल करता है। मैदान पर मौजूद सभी को हैरान करते हुए वो बॉल को कैचर की तरफ फेंकता है और बैटर को कोई मौका नहीं देता, जिसे एक स्ट्राइक मिलता है। इससे भी संतुष्ट न होकर चैड 2 और बॉल हिट करता है और 3 स्ट्राइक्स के साथ बैटर आउट हो जाता है और उस पिचर को एक बार फिर रॉकेट कहकर बुलाया जाता है। हेनरी अपने आइडल को एक्शन में देखकर खुश होता है और खेल जारी रहता है, जिसमें शिकागो कब्स मेट्स पर अपनी बढ़त बनाए रखते हैं। जल्द ही रॉकेट की मैदान पर लौटने की बारी आती है, लेकिन इस बार उसे ऑपोजिट टीम के सबसे बेहतरीन हिटर्स में से एक के खिलाफ मुकाबला करना होता है। रॉकेट तब तैयारी करता है और बॉल फेंकता है, लेकिन बैटर उसे हिट करने में कामयाब हो जाता है और मेट्स के लिए 1 पॉइंट स्कोर कर लेता है। पिच मिस करने के अलावा चैड को अपने कंधे में तेज दर्द महसूस होने लगता है, लेकिन इसके बावजूद वो एक और पिच के लिए तैयारी करता है। हालांकि बॉल स्ट्राइक जोन के बाहर गिरती है और इस फाउल के साथ मेट्स का बैटर फर्स्ट बेस तक आगे बढ़ जाता है। एक और हार का सामना करते हुए साल रॉकेट को रिप्लेस करने का फैसला करता है, लेकिन वो एक आखिरी बार कोशिश करने की जिद करता है। भले ही ये एक अच्छा आइडिया नहीं था, लेकिन कोच मान जाता है। रॉकेट तब अपनी बची खुची ताकत से बॉल फेंकता है और बैटर उसे हिट करने में कामयाब हो जाता है, लेकिन उसका बैट टुकड़ों में बिखर जाता है। बॉल के खेल में होने के साथ रॉकेट को गेम का फैसला करने का एक मौका दिखाई देता है और अपने घायल कंधे के बावजूद वो बॉल की तरफ दौड़ता है और मेट्स के बैटर से पहले फर्स्ट बेस तक पहुंच जाता है। इस हीरो वाले पॉइंट के साथ पूरी भीड़ पागल हो जाती है और रॉकेट को उसकी कोशिश के लिए बधाई देती है। फिर भी उसका कंधा जख्मी हो जाता है और वो बेंच पर लौट आता है और अब वो बॉल नहीं फेंक सकता था। इसी के साथ अब हेनरी की गेम में एंट्री करने की बारी आती है और बिल्कुल अपने आइडल की तरह वो लड़का स्ट्राइक पर स्ट्राइक फेंकता है, जिससे शिकागो कब्स की बढ़त बढ़ती जाती है। जब सिर्फ एक और प्ले बचा होता है, हेनरी स्टेडियम में वापस दौड़ता है, लेकिन एक्सीडेंटली उसका पैर जमीन पर पड़ी एक बॉल पर पड़ जाता है। बिल्कुल स्कूल वाले एक्सीडेंट की तरह लड़का अपने हाथ के बल गिर पड़ता है और उसे एक चटकने की आवाज सुनाई देती है, जिससे उसके टेंडन वापस नॉर्मल हो जाते हैं। इस वजह से जब हेनरी फेंकने की कोशिश करता है तो बॉल बिना किसी ताकत के फेंकी जाती है, जिससे सब लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। लड़का जिद करता है, लेकिन स्ट्राइक जोन के बाहर कई बॉल फेंकने के बाद ये बस कुछ ही टाइम की बात होती है कि मेट्स गेम जीत जाते। ये देखकर कि उसके हाथ की ताकत चली गई है, लड़का ग्रुप को एक मीटिंग के लिए बुलाने का फैसला करता है और कहता है कि उसके पास जीतने का एक आइडिया है। मीटिंग के बाद पूरी टीम अपनी पोजीशन ले लेती है और हेनरी अगले बैटर का इंतजार करता है। हालांकि ये हीडो होता है जो मेट्स का सबसे अच्छा प्लेयर था, जो तेज बॉल मिस न करने के लिए जाना जाता था, और वही अब प्लेट पर आता है। हेनरी घबरा जाता है, लेकिन स्ट्रैटेजी पर टिके रहने का फैसला करता है और एक तेज बॉल फेंकने की तैयारी करता है। लड़का चेंजअप स्ट्रैटेजी का इस्तेमाल करता है, बैटर को एक तेज मूवमेंट से धोखा देता है, लेकिन फेंकता एक धीमी बॉल है। प्लान काम कर जाता है और हीडो मूवमेंट का अंदाजा लगाकर चूक जाता है और पहली ही पिच पर स्ट्राइक आउट हो जाता है। लड़का एक बार फिर उसी स्ट्रैटेजी का इस्तेमाल करने का फैसला करता है और हीडो बॉल को हिट करता है, लेकिन वो मैदान के बाहर गिरती है और उसे फाउल बॉल माना जाता है। अब बस एक और पिच बची थी। हेनरी किसी दूसरी स्ट्रैटेजी के बारे में सोचने की कोशिश करता है, तभी उसकी नजर अपने पिता के ग्लव पर एक स्टिकर पर पड़ती है जो उखड़ रहा होता है। हालांकि अपने नाम के बजाय लड़के को उस ग्लव पर मैरी का नाम लिखा हुआ मिलता है, जिससे पता चलता है कि वो असल में उसकी माँ का था। ये महसूस करते हुए कि उसकी माँ हर गेम में हमेशा उसके साथ थी, लड़का मोटिवेशन से भर जाता है और आखिरी पिच के लिए तैयारी करता है। हर कोई बेसब्री से ये देखने का इंतजार करता है कि वो क्या करेगा, लेकिन लड़का बस बॉल को हवा में ऊपर की तरफ उछाल देता है। हीडो को लगता है कि ये एक आसान हिट होगा और वो अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करता है, लेकिन वो पागल चूक जाता है और बॉल सीधा कैचर के ग्लव में जा गिरती है, जिससे फाइनल स्ट्राइक हो जाता है। आखिरकार शिकागो कब्स गेम जीत जाते हैं और वर्ल्ड सीरीज में अपनी लंबे समय से इंतजार की जा रही जगह पक्की कर लेते हैं। पूरी टीम हेनरी की तरफ दौड़ती है, जिसे स्टेडियम में मौजूद सभी प्लेयर्स और फैंस द्वारा गेम का असली हीरो माना जाता है। इस जीत के कुछ दिनों बाद हेनरी अपना वादा पूरा करता है और शिकागो कब्स को छोड़कर स्कूल स्टेडियम में अपने दोस्तों के साथ बेसबॉल खेलने लगता है।
हालांकि उसके हाथ में अब पहले जैसी ताकत नहीं रही, लेकिन वो एक बेहतरीन कैचर बन गया होता है और एक होम रन को कैच करने में कामयाब हो जाता है। हेनरी अपने दोस्तों के साथ गेम में जीत का जश्न मनाता है और उसने वो वर्ल्ड सीरीज की रिंग पहनी होती है जो उसे शिकागो कब्स ने अपनी फेवरेट टीम के लिए किए गए हर काम के लिए दी थी। तो आपको ये मूवी कैसी लगी? नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो ज्यादा मूवी रिकैप्स के लिए लाइक और सब्सक्राइब